अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं आज भी हमेशा की तरह 92 पर बराह रास्त सवेरे पाकिस्तान में। आज की तारीख जो है 28 सितंबर और साथ साथ बहुत ही प्यारा महीना रबी अव्वल, यकम रबी अव्वल है आज। सरकार की आमद मरहबा, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। आपको बेहद मुबारक हो इस महीने की, इस बरकत महीने की रहमतें, बरकतें, इबादतें और नातों के वसीले से आपकी जिंदगियों में बेहतरी अल्लाह ताला जो है आप लोगों की तमाम महफिलों को कबूल फरमाए। आमीन। और प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सिंध में सैलाब के हवाले से। हालिया बारिशों के बाद हमने देखा मुख्तलिफ बीमारियां वहां पर जन्म ले रही हैं। हमने डेंगू का जिक्र भी किया, मुख्तलिफ डिजीजेस का इजाफा वहां पर हो रहा है, खासतौर पर बच्चों में। 2 माह के दौरान खुन्नाक की बीमारी की वजह से 10 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं, यानी कि डिफ्थेरिया से। मजीद 39 मरीजों में खुन्नाक की तशखीस भी हुई है। माया, बिल्कुल ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बीमारी की तहकीक और वैक्सीनेशन ना हुई तो मजीद अमवात हो सकती हैं, खुदा न खास्ता। खुन्नाक एक संगीन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बेसिकली आमतौर पर नाक और गले के जरिए से सबसे पहले नालियों को मुतासर करता है खन्नाक, और साथ साथ इससे बचाव कैसे मुमकिन है, खन्नाक किस तरीके से जो है इस तरह फैला जा रहा है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मजीद हमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर माहिर वबाई अमराज डॉक्टर सदली ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल होने की। गुड मॉर्निंग। लेकिन इस तरीके से खन्नाक की जो है वो अपडेट आ रही है, ये आमतौर पर नाक और गले से बढ़ता है और इस तरीके से ये नालियों को मुतासिर करता है। प्लीज बताइएगा इतनी तेजी से फैल रहा है, इसकी असल वजह क्या है? जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। तो ये बिल्कुल एक वबाई मर्ज है जो कि बहुत पुराना मर्ज है। हम इसको सदियों से जानते हैं इस मर्ज को, लेकिन जब से रूटीन वैक्सीनेशन शुरू हुई है तो ये मर्ज बहुत कम होता गया है। और बेसिकली जो थोड़ी सी भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पर तो ये बिल्कुल देखा ही नहीं जाता। हमारे पास भी इसकी शरह बहुत ही कम होके रह गई थी, क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको शुरू में इसके हिफाजती टीके लगा दिए जाते हैं, तो ये मर्ज फिर नहीं देखा जाता। लेकिन होता यह है कि सिर्फ जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर जो बिल्कुल जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है तकरीबन 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते का, तो उसको सीरीज तो लगती है, लेकिन फिर उसको बूस्टर डोजेस आगे जाके भी लगती हैं, यानी कि 18 महीने पर भी उसको इसका हिफाजती टीका लगाया जाता है और आगे भी। हमारे पास 2 मसले हैं। एक तो ये कि हमारी जो शरह है वैक्सीनेशन करने की बच्चों में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ी है। दूसरा ये कि कम से कम सिंध में हम जो है वो इसका बूस्टर भी बच्चों को नहीं दे रहे। पंजाब जो है वो दे रहा है बूस्टर इसका 18 महीने पे तमाम बच्चों को, जबकि सिंध में इसका बूस्टर नहीं दिया जा रहा। तो इन दोनों वजहों को मिलाकर जो है ना ये मूजी जो मर्ज है ये अपना सर उठा लेता है, और बिल्कुल जैसे आपने फरमाया बहुत खतरनाक मर्ज है। एक दफा हो जाए तो फिर इससे इसमें जो है ना वो डॉक्टर साहब यहाँ पर ये जरूर बताएगा इब्तदाई जो अलामात हैं वो क्या हैं, किस तरीके से मालूम हो सकता है कि ये खन्नाक की बीमारी है, और खासतौर पर इसको फिर खैर हम इसके इलाज की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले बताएगा कि अलामात क्या जाहिर होती हैं इस पे। ये बेसिकली जो देखा जाता है ज़्यादातर वो तकरीबन ये कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, और गला ख़राब, कमज़ोरी, बुखार इनसे शुरू होता है। लेकिन इसमें फिर कमज़ोरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। और गला ख़राब ये आम वाला गला ख़राब नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा शदीद गला ख़राब होता है। इसमें आपके गले के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन सा बन जाता है, जिससे फिर जो सांस की नालियाँ वगैरह हैं वो ब्लॉक होती हैं। न सिर्फ ये कि बल्कि ये जो बैक्टीरिया है ये फिर एक ख़ास किस्म का जहर भी सिक्रीट करता है, और ये जो है ये आपके तमाम बाकी जो अज़ा हैं, ख़ास तौर से दिल है, उसको असर करता है। और तो इस वजह से वो जो टॉक्सिन जो जहर वो करता है, इस वजह से जो इसकी मोर्टेलिटी है, यानी कि जो वो है वो बहुत फिर ज़्यादा हो जाती है। अब डॉक्टर साहब इस तरह ये वहां पर सैलाब मुतासरा इलाकों में ये बीमारी बढ़ रही है, अब इसका इलाज कैसे किया जाए? चलिए हमें चैलेंज का सामना, चैलेंज के लिए हमारा काउंटर स्ट्राइक, हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और इसका इलाज? जी जो पहली है वो ये कि हम वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो तमाम बच्चे हैं
उनको जो हुकूमत की तरफ से जो फ्री हिफाजती टीके लगाए जाते हैं वो जरूर लगाए जाएं। ये एक अल्लाह की रहमत है, हमारे पास अवेलेबल है। तो जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन है जो हुकूमत की तरफ से फ्री में दी जाती है वो जरूर तमाम बच्चों को लगवानी चाहिए, क्योंकि उससे आप काफी हद तक इससे बच जाते हैं। ये मर्ज उधर ज्यादा देखा जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे को वैक्सीन न लगी हो, क्योंकि अगर थोड़े से भी बच्चों को लगी हो तो ये जो मर्ज है ना ये फिर घूमता नहीं है उस इलाके में। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों को ये टीके ना लगे हों, एक क्रिटिकल मास बन जाए, तो फिर ये मर्ज उस सोसाइटी में दाखिल हो जाता है। हम इसको फ्लड से शायद बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जो है वो गंदा पानी है, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं हालिया बारिशों के बाद और सैलाब की सूरत के बाद जो पीने का पानी है वो तो मैसर ही नहीं है। तो जो बुनियादी वजह है उसकी वो गंदा पानी है। नहीं, ये पानी से नहीं, ये हवा के जरिए ज्यादा फैलता है और काफी कंटेजियस होता है, यानी कि अगर एक है तो वो दूसरे को लग जाता है। इसका जो इब्तिदा है वो तो हम फ्लड से पहले ही शुरू हो गई थी। अब ये ज्यादा मंजर आम पर आ रहा है और मेरा ख्याल है फ्लड ने इसको मजीद खराब किया होगा। लेकिन ये जो वबा है ये तो मतलब है कि ना जो इसके हमें जो केसेस आना शुरू हुए थे, डॉक्टर्स के लिए ये जो वबा है ना, ये जो बीमारी है, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है, क्योंकि आप इसमें बच्चों को बचा नहीं पाते। सब सही दवाइयां भी दे लो, सब कुछ कर लो, तो ये प्रीवियसली हेल्दी बेचारे प्यारे बच्चे 8 साल 10 साल 12 साल इस तरह के, तो वो इसलिए डॉक्टर्स बहुत ही फिर इससे जो है ना वो मतलब है कि डॉक्टर साहब दो सवाल एक साथ मुझे। एक तो ये कि आपने कहा ये एक दूसरे से लगती है, तो कंटेजियस लगने का क्या क्या जरिए होते हैं, किस तरह लग सकता है? जिस तरह हम कोरोना के टाइम में बचते रहे, जरा प्लीज हमें थोड़ा सा, क्योंकि बड़े अरसे बाद ये इस तरह की बीमारी दोबारा आई है, क्योंकि हमारे तो बचपन में पोलियो के, तो खुरनाक के, तो इस तरह के सारे तमाम जो है हमें लग गए इंजेक्शंस, और शुक्र है हमारे वालिदैन का, उनका एहसान है। लेकिन जिस तरह लगने का आपने कहा कि कंटेजियस है, एक तो ये कि कंटेजियस है तो किस तरह लगता है, ताकि वो एटलीस्ट वहां पर तो एहतियाती तदाबीर ली जा सकें। जी डॉक्टर साहब। देखिए इसके अंदर जो है ना जाहिर है कि ये कोविड जैसे तो मतलब है कि इसके प्रिकॉशंस नहीं हैं, मगर ये ज़रूर है कि वैसे ही जो है ना हमें चाहिए कि घर में किसी को भी या दूसरे से भी अगर आपको खुद कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो आप फिर ज़रूर मास्क पहने, हाथ जो है दूसरों से ना मिलाएं। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी है, अगर हाथ मिलाते हैं तो फिर हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करें। तो वो जो जनरल चीज़ें हैं ना, हम लोग जो है ना वो मतलब कि मैंने कई, आपने भी देखा होगा कि लोग वो जी बिल्कुल बुरी तरह नज़ला ज़ुकाम खांसी चल रहा है, वो जी कोविड करा लिया था, कोविड नेगेटिव है तो अब तो कोई मसला ही नहीं है, मैं जहाँ मर्जी घूमता रहूँ, ये करता रहूँ। तो भाई आपको कोविड नहीं है मगर दूसरा भी तो कोई वायरस है ना, तो वो आप क्यों मुझे देना चाहते हैं? ठीक है ना, अगर आपके पास है तो आपका फर्ज बनता है कि भाई थोड़ा सा ख्याल कर लो कि आपकी वजह से दूसरों को ना लगे। आप खुद मास्क पहन लोगे तो फिर आप दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करोगे। कोई आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि ज्यादातर ये बीमारी बच्चों में फैलती है, तो वो तमाम लोग जो 15 साल से जायद उम्र के भी हैं और वो उन जगहों पर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सैलाब के इलाकों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग विजिट कर रहे हैं, रिलीफ के लिए भी जा रहे हैं, तो क्या उनको भी एहतियात? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहब आ रही है जी। अच्छा सॉरी जी। देखिए मैं जो है ना इसको हम कहते हैं कि जो बेसिक जो इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रिंसिपल है ना, वो आपको भी करने चाहिए, मुझे भी करने चाहिए। हम फ्लड के इलाकों में हों तब भी करने चाहिए, नहीं हो तब भी करने चाहिए। फ्लड के इलाके में थोड़ा और ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। और वो भाई बात यह है कि जिसको भी आप अगर देख रहे हैं किसी को नज़ला जुकाम खांसी वगैरह है, तो अगर आपको है तो आप सिविक सेंस का मुजाहरा करें और भाई मास्क पहन लें, ठीक है ना। और अगर कोई दूसरे को है तो आप उससे फिर जरा के हाथ मिलाने में थोड़ा सा वो करें और थोड़ा सा फासला मेंटेन करें, क्योंकि ये जो भी जरासीम है ये हवा के जरिए ही फैलते हैं ना, और उससे ही फैलते हैं। तो इसमें ये जो बेसिक है, कोरोना से हमें सीखना चाहिए ना कि यार किस तरह से एक दूसरे से ये जो बीमारियां हैं ये दूसरों को ना लगें। देखें आप तो हो सकता है माशाल्लाह हेल्दी हो, मैं हेल्दी हूँ, लेकिन हमारे पास छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और वो वाली जो बीमारियां हैं बुजुर्ग भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली जी बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असदी हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त। खन्नाक के ऊपर बात बता रहे थे कि सिंध में अब तक 10 बच्चों की जो है वो हलाकत हो चुकी है और ये कंटेजियस है और इस तरह वाकई में हमें परेशान भी होने की जरूरत है, लेकिन परेशान होने से ज्यादा हमें इस वक्त प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है। हमें बेसिकली सोल्यूशन की तरफ देखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा मासूम बच्चे जिस तरीके से उसका कोई मतलब आप बचा नहीं सकते, तो वो सुन के भी दुख हो रहा था। आप सबसे ज्यादा जो भी देख रहा है, जहां भी देख रहा है, प्लीज ये जरूर गाइड करें सैलाब मुतासर इलाकों में कि जाके बच्चों को उसकी जो है वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि आगे और कोई हमें जानी नुकसान ना हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी फैमिली जो अमेरिका में मुकीम है उसके हवाले से आज हमने बड़ी इंटरेस्टिंग कोई सेगमेंट बड़ी अच्छी स्टोरी है। यकीनी तौर पर हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, मुलाकात भी करवाएंगे। हम सब इनसे वाकिफ हैं। जिन जज की हम बात कर रहे हैं, अमरीकी शहर प्रोविडेंस के म्युनिसिपल जज फ्रैंक कैप्रियो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने मुनसिफाना फैसलों, बेहतरीन हिस्से मिजाज और हम पसंदी की वजह से बहुत मशहूर हैं और हम सब लोग उनके जानते भी हैं, उनकी वीडियोस भी देखते हैं, जिस तरीके से वो मुख्तलिफ ट्रायल्स कर रहे होते हैं वायलेशंस के ऊपर। हाल ही में एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी जवाद अम्मार गलत पार्किंग करने की वजह से उनके पास पहुंच गए और उसके बाद फ्रैंक कैप्रियो की अदालत में वो पेश हुए। पेश होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने तोहफतन जो है उनको चित्राली टोपी भी गिफ्ट की। क्या बात है, जबरदस्त। तो यानी कि अब जो है ना जज जो है हमारे पाकिस्तान से भी जो है वो बड़े, एक्चुअली फैंस तो उनके बहुत थे, लेकिन अब जो है वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड भी हो गए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी उनकी अदालत में पेश हो गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। आज हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है जवाद अम्मार की अहलिया ने। जी अस्सलाम वालेकुम जवाद, और आपकी बेगम दोनों को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या वजह थी कि आपको उन जज के पास जाना पड़ा, उनके सामने पेश होना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल था ये कि चूंकि मेरी अहलिया जो है वो स्टेट से नहीं है, तो उनको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन का ज्यादा नहीं पता। तो यहाँ पे सिटी एरिया है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे आप पार्क नहीं कर सकते, तो उन्होंने गाड़ी गलत पार्क कर दी मेरी, जिसकी वजह से जाना पड़ा मैं वहाँ पे। तो एक्चुअली था ये कि मैं फाइन सबमिट करने गया था जो कि $30 था। फिर उसके बाद वहाँ पे जाके पता लगा कि 2 और टिकट्स हैं, इन्होंने रेड लाइट्स जो है उन पे राइट टर्न्स ले लिए थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप यहाँ पे प्रोविडेंस में आप रेड पे राइट नहीं ले सकते, बिकॉज वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, आपकी पिक्चर ले लेते हैं। तो यही वजह थी क्या वहाँ पे हम नहीं। तो जहाँ पर आपकी अहलिया होती हैं, क्या वहाँ पर कोई कैमरास नहीं है? क्या वहाँ पर वो वायलेशन करती रहती हैं फ्रीक्वेंटली? वहाँ पे कैमरास नहीं है। एक्चुअली आप रेड जब लाइट हो ना, उस पर आप राइट ले सकते हैं यूजुअली हर जगह पे, लेकिन ये है कि जहाँ पे कैमरे हो वहाँ पे साइन लगा होता है कि आप देयर इज नो राइट ऑन रेड, एंड दिस इज वहाँ पे है कि आप वहाँ पे राइट नहीं ले सकते, जो कि इन्होंने ले लिया था। अच्छा, मतलब बहुत सा जी। हाँ। तो इतनी सी छोटी सी बात थी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो था कि वहाँ पे गए उन्होंने। कैप्रियो जज कैप्रियो को तो सब पसंद करते हैं, फिर इनकी मुलाकात हुई, हमारी भी हुई। आपको पता था कि आपने उनकी अदालत में पेश होना है? एक्चुअली जिस कोर्ट, मतलब मैं लाइक 2 ब्लॉक्स अवे रहता हूँ कोर्ट से, तो मुझे पता होता है कि वो बैठते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं मतलब काफी दफा पहले भी मुलाकात हो चुकी है, 2-3 दफा। और उसके अलावा मेरे वालिद साहब आए थे पिछले साल, तो वो तोहफा लेके आए थे कि मैं आऊंगा तो उनसे जरूर मिलूंगा जाके, लेकिन वो कोविड की वजह से, कुछ उधर इधर की वजह से वो मिल नहीं सके, क्योंकि जज कैप्रियो भी थे वो हॉस्पिटलाइज थे लास्ट ईयर। तो फिर वो रह गए, मेरे वाले चले गए गिफ्ट छोड़ के। तो मुझे फिर मौका मिला इस बार के साथ लेके जाऊं मैं गिफ्ट, तो उनको जो गिफ्ट लेके आए थे वो जाके लेके जाऊं उनके पास और उनको वो गिफ्ट करूं। तो ये आपकी अहलिया से भी हम जानना चाह रहे हैं कि गिफ्ट तो आप लोगों ने रखे हुए थे उनको देने के लिए, क्या बात हुई? हाँ, तो ये बात क्या हुई और क्या आपने इसलिए ही वायलेशन की थी कि आप उनसे मुलाकात कर सके? No, I didn't even know मैंने इस तरह किया है, मुझे पता नहीं था। हाँ, तो क्या बात हुई? तो बात ये हुई कि वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे तो खैर मतलब इन्होंने रिकॉर्डिंग तो बहुत छोटी अपलोड की। यही वजह थी कि मतलब काफी लोग पूछ भी रहे थे, क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, वीडियो वायरल हुई अचानक से।
तो दिस वाज आल्सो द रीजन कि मैं चाह रहा था कि मैं सबको बताऊं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सिर्फ एक छोटी सी जो है रेड लाइट वायलेशन थी जिसके लिए इनको जाना पड़ा। वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने खाने का पूछा, कहाँ से बिलोंग करते हो वो पूछा। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबी बात करते हैं जब आप वहाँ पे हो ना। तो बहुत क्यूट है वो, इसमें कोई शक नहीं है, तो बहुत क्यूट है। एक्चुअली न्यूज में आप सब लोग ही वो चला रहे हैं कि मतलब $65 वो था $300, वो उन्होंने रिड्यूस किया 65 पर, और 65 को भी उन्होंने फिर डिसमिस कर दिया बिकॉज ही सेड कि योर वाइफ इज सो क्यूट, एंड इनको बोला कि योर मैन इज अ वेरी गुड, तो उन्होंने जो है वो टिकट डिसमिस कर दिया। तो जब आपने उनको आप लोगों ने जब उनको चित्राली टोपी दी तो फतन तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप जज को रिश्वत दे रहे हैं? नहीं, एक्चुअली गिफ्ट हमने उनको एंड में दिया उनके डिसीजन के बाद जब फैसला आ गया। जबरदस्त। हम तो एक्चुअली जज के तो बहुत ही ज्यादा फैन है पूरी दुनिया में, लेकिन आप लोगों ने जो है ना हमें और करीब कर दिया। अब हम और भी उनको जो है वो फॉलो करेंगे। उन्होंने कुछ मतलब बात की कोई पाकिस्तान के हवाले से। आई थिंक यू गाइज आर द फर्स्ट पाकिस्तानी दैट अपीयर्ड इन हिज कोर्ट। नहीं, हमसे पहले भी एक हमारे दोस्त है सलमान भाई, वो काफी साल पहले जा चुके हैं वहाँ पे। मैं भी 1-2 दफा जा चुका हूँ बिकॉज ऑफ। यानी कि आपके सारे दोस्त हैं वो वायलेशंस करते रहते हैं माशाल्लाह। ये ऐसा है कि मतलब आप कुछ टाइमिंग्स होती है ना पार्किंग की, तो या आप गलत पार्क कर दो या ओवरनाइट पार्क कर दो तो आपको टिकट मिल जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रोविडेंस या न्यूयॉर्क या बॉस्टन में रहे और आपको टिकट ना मिले, लेकिन स्पेशली अगर प्रोविडेंस में मिले तो। अच्छा जवाब, जब आपने टोपी पहनाई ना जज को, तो क्या वो क्यूट इतने लग रहे हैं? मैंने देखा आप उनको टोपी पहना रहे हैं, तो उन्होंने पहनने के बाद क्या उन्होंने माइक उठा के क्या बोला उन्होंने? आई जस्ट सॉ हिम पिकिंग अप द माइक, सो व्हाट डिड ही से आफ्टर दैट? वो उन्होंने बोला कि बस अब मैं मुकम्मल पाकिस्तानी हो गया, पाकिस्तानी ने मुझ पे जो है कब्जा कर लिया। So cute। और पाकिस्तानीज ने प्रोविडेंस में जाके, खबर ये है कि पाकिस्तानीज ने प्रोविडेंस में जाके जज को खरीद लिया। जज आपने बताया उनके बड़े फैंस हैं जी पाकिस्तान में, हैं जवाद भाई? उन्होंने एक्चुअली खुद ही बोला कि हमें पाकिस्तान से बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे जो है अच्छे तासुरात मौसूल होते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं, उनकी हर वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं। लेकिन जब स्पेशली इस बार जब हम गए और फिर वीडियो अपलोड हुई तो वो ऐसी वायरल हुई, तो बहुत लोगों के बहुत क्यूट कमेंट्स आए। और किसी ने लिखा मोहम्मद कैप्रियो खान, किसी ने लिखा मोहम्मद कैप्रियो यूसुफ जई, तो उन्होंने नीचे उनके चित्राली और उनके लकब लगा दिए। तो बड़े क्यूट कमेंट्स लोगों के आए उसके आगे। बहुत लोग पूछ भी रहे हैं क्या हुआ, तो मैंने बोला अच्छा अब थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताइएगा जवाद। आप दोनों मुख्तलिफ शहरों से थे और आप लोगों की मुलाकात कब हुई, तो और आप लोग कब से अमेरिका में मुकीम है? अच्छा, मुझे तो तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए। मैं यहीं से प्रोविडेंस से ग्रेजुएट हूँ और अरेंज मैरिज हुई यही रिसेंटली हुई। एंड मतलब हम दोनों की फैमिली जो है पेशावर से है, तो जाहिर बात है फिर पठान, तो फिर ये रहती हैं ओक्लाहोमा में, टेक्सास साइड पे। तो वहाँ पे जाके फिर रिश्ता वगैरह, मेरे वालिद साहब आए थे, उन्होंने रिश्ता वगैरह, तो फिर उसके बाद तो ऐसे मुलाकात हुई। हाउ नाइस। तो बस हम लोग जब आएंगे ना, हम भी जब स्टेट्स आएंगे ना, तो आपने हमें जज कैप्री से जरूर मिलाना है, क्योंकि हम उनके लिए सिंधी टोपी लेकर आएंगे। मोस्ट डेफिनेटली नहीं, मेरे पास वो भी पड़ी है, मेरा नेक्स्ट टाइम का है प्रोग्राम। ये भी अच्छा, आपकी अहलिया ने कुछ सिंधी क्या, ब्रिंग अ सिंधी क्या। परफेक्टली डन। आपकी अहलिया ने कुछ खुली रोड्स का जिक्र भी किया था वीडियो में, वो क्या बात थी? Like open roads, they have. Oh, we have like open roads in Oklahoma, and here no. Rhode Island is very congested. Like यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हाईवे छोटी है, वहाँ पे बड़े रोड्स हैं, गाड़ियाँ कम हैं, तो इनको इजीली ड्राइव करना वहाँ पे इजी रहता है। But here it's kind of different because it's so congested and so many cars and traffic violations and everything, right? Yeah, too many cameras. No, but देखिए ना, हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी आता है। चैलेंज आए और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, that you guys met Judge Caprio. Such an amazing, इसे देख के इतना अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगा। थैंक यू जवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप और भाभी फॉर द पीपल इन पाकिस्तान जो कि आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू से? ऑफ कोर्स यही कहना चाहेंगे कि मतलब स्पेशली हमारे जितने भी
यंगस्टर स्पेशली जो है उनको चाहिए कि जहां भी हो वो सबसे पहले तो लॉस की पासदारी करें, जहाँ पे जो भी लॉ हो उसको फॉलो करें। और हमारी कंट्री के लोग कैपेबल हैं हर चीज करने के। शर्त ये है कि वो उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, तो वो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। they can make Pakistan proud. Right. Also support Imran Khan. Right. No doubt, no doubt. Thank you. Thank you very much, both of you. दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों आए, और अपना ख्याल रखिएगा। और जज कैप्रियो से मुलाकात हो तो हमारी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। वी ट्रूली लव हिम, और ये सेगमेंट हम लगाएंगे अब सोशल मीडिया पे, बिकॉज वी ट्रूली आर बिग फैन ऑफ हिज। थैंक यू सो मच जी, आपने पाकिस्तान में आप आए, अभी आप अमेरिका से बराह रास्त थे हमारे साथ, एंड यू हैव अ ब्लेस्ड वन जी। वहां पर रात हो रही है लेकिन यहाँ पे सुबह हो रही है, और छोटे से वक्फे की बारी भी आ गई है। हमारे साथ रहेगा भी, आते हैं वापस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। ब्रेक से पहले हमने मुलाकात की अपने कुछ गेस्ट से, लेकिन अब हम बात करेंगे सियासत के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासत में इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं, और अब एक ऐसी ऑडियो लीक सामने आ गई है जिसको नहीं आना चाहिए था। उसकी वजूहात ये हैं कि पीएम ऑफिस में इस किस्म का जो साइबर सिक्योरिटी है उसके जिम्मेदारों के खिलाफ, क्योंकि ज़ाहिर अब ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी हुकूमत की जानब से, इंक्वायरी कमेटी के हवाले से भी बात की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। ऑडियो लीक समेत कौमी सलामती के उमूर पर ज़ेर गौर किए जाएंगे, खासतौर पर गौर किया जाएगा। शाम 4 बजे इजलास में ऑडियो लीक्स पर इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। माया, आज खासतौर पर सही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऑडियो लीक सिक्योरिटी की खामी से हुई, मामला बहुत संजीदा है। कल इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होती रही। आला इख्तियाराती कमेटी बना रहे हैं जो तह तक पहुंचेगी। दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब मुखालफिन पर बरस रहे हैं। कहा शहबाज शरीफ एक मफरूर को लेकर पाकिस्तान आया है। सियासत में मजीद और क्या हो रहा है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद हैं। बिल्कुल, हम बात करेंगे। हमें इस वक्त पीटीआई रहनुमा हसन खाबर साहब ने। हसन खाबर साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहते हैं ऑडियो लीक्स के ऊपर। ये मामला अब संगीन होता जा रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब राना सनवाला साहब भी कह रहे हैं, और अब ये बताया भी जा रहा है कि ऑडियो लीक समेत कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आएंगे, और वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी आज तलब कर लिया है। क्या होने जा रहा है? मामला संगीन हो रहा है, रिपोर्ट पेश की जा सकती है, रिपोर्ट किस किस्म की हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला तो ये बहुत संगीन है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो कड़ी है वो तो सुलझ गई है जब वज़ीर आज़म ने ये इतराफ़ कर लिया कि ये ऑडियो लीक्स जो हैं ये जेन्युइन है और ये वाकई उनके गुफ्तगू पे मबनी है। तो मेरे ख्याल में ये तो एक बड़ी कन्फेशनल स्टेटमेंट है, तो बेसिक बात तो इसमें कवर हो गई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो बातें पेश होंगी अमूमन वो इस सिक्योरिटी लैब्स के बारे में होंगी, और ये बात बिल्कुल सच है कि इस स्कैंडल ने पूरे पाकिस्तान का, हमारी रियासत का तमाशा बना के रख दिया है, और पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि इनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो कि सबसे सेंसिटिव आपके मुल्क का दफ्तर है, वहां पर भी कोई बात महसूस नहीं है। और मैं समझता हूँ ये मौजूदा हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बातें सामने आई हैं उसके बाद मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए भी फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में जो बातें आई हैं उससे हमने जो मौक़िफ़ दिया था और बड़े अरसे से दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून के वही की तरह काम कर रहा है, वो उस बात की तायीद हो गई उस मौक़िफ़ की। और मेरे ख्याल में कि ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अब वो 1 घंटा भी जो है उनको शायद अपने ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। राइट। अच्छा हसन साहब, इस तरीके से इस पर क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद भी की, और साथ में साबिक़ हुकूमत को जो है काफ़ी चीज़ों का जो है वो सवाल भी किया, रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि जो साबिका अदवार में जो भी चीजें थी उसकी भी जिम्मेदारी हम पे ठहराते हैं, मुस्तकबिल में जो होने जा रहा है उसकी जिम्मेदारी भी हम पे ठहराती है, आजकल की जो हुकूमत की नाकामी है उसकी जिम्मेदारी भी हम पे ठहराते हैं और इमरान खान साहब पे ठहराते हैं। इमरान खान को लगता है इनके असाब पे सवार हो गया है। बात यह है कि अगर आपने हर जिम्मेदारी इमरान खान पे ठहरानी है तो आप हुकूमत पे कर क्या रहे हैं? ये जो आपने 12 जमातों का टोला बिठाया, फिर आप किस चीज की जिम्मेदारी लेने आई है? ना ऑडियो लीक्स की जिम्मेदारी आपकी है, ना इकोनॉमी की जिम्मेदारी आपकी है,
न करप्शन को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, न मुजरमान को वापस इस मुल्क में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। पुराने मसाइल है या मुस्तकबिल के मसाइल है, तो ये इधर क्या कर रहे हैं? और सर लग तो ये रहा है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत जो है वो कोशिश ये कर रही है कि पहले इसकी तहकीक की जाए और इसकी तस्दीक की जाए, क्योंकि वो अपने जो ऑडियो लीक्स में बातें हैं उसकी तस्दीक करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। नहीं, देखिए तस्दीक तो उन्होंने कर दी। जब उन्होंने वजाहत दी कि वो मामला किस बारे में था, तो ये तो इस चीज की तायीद और तस्दीक होगी। अब उनकी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा इसको प्रोसीजरल चीजों में उलझाया जाए, ताकि उसके अंदर जो इतराफात हो गए हैं, जो चीजें लोगों के सामने आई हैं, उस पर अवाम की तवज्जो ना जाए। लेकिन ये बहुत संगीन नौयत का मसला है। उसकी वजह ये है कि उनके हवाले से भी, उनकी हुकूमत के हवाले से भी, मरीम नवाज का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है टू गेन कमर्शियल बेनिफिट्स, उसके हवाले से भी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी, ये बातें इतनी संगीन नौयत की हैं और ये मजीद आगे लगता है। और हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि तहकीक होना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पीएम हाउस के अंदर कोई ऑडियो डिवाइस के जरिए रिकॉर्डिंग होना वजीर आजम की, ये वजीर आजम कोई भी हो सकता है, अगर शहबाज शरीफ साहब ना भी हों, तो आपके ख्याल में इसकी तहकीक होना कितना जरूरी है इस वक्त? बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। मैं ऐसे समझता हूँ कि आपने अपने रियासत की सैंक्टिटी को प्रिजर्व करना है, आपने अपनी रियासत की जो इज्जत और तौकीर है उसको कायम करना है। और ये नहीं हो सकता कि आप पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि इधर आके आप कोई बात नहीं कर सकते। तो वज़ीर आज़म कोई भी हो, इस तरह के स्कैंडल की तहकीकात होनी, उसकी जिम्मेदारी ठहराना, लोगों को सजा मिलना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये पूरी की पूरी जो चीज है, ये हुकूमत की कारकर्दगी पे भी एक सवालिया निशान है, और जो इल्जामात और जो चीजें सामने आई हैं उसके तहत भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। राइट, थैंक यू सो मच। रहनुमा पीटीआई हसन खाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जिस तरीके से ऑडियो लीक्स के हवाले से जो है वो सिचुएशन हो रही है, उसके ऊपर उनसे बात की थी, और तो आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आए। अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिंध में सैलाब की सूरत हाल से आपको हर तरह से, हर पहलू से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बीमारियां हों, चाहे वो वहाँ पर मुतासरीन की बात हो, चाहे वो कोई NGOs हों, या वो सिंध हुकूमत हो, जो हेल्थ हमारा जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा हो। लेकिन वाकई में हालात ऐसे हैं शाहजेब, जब भी बयान करने लगते हैं हमारे पास अल्फाज की कमी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और खैर मामलात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, खासतौर पर हम सैलाब की सूरत हाल जिस तरीके से देख रहे हैं, हमने बीमारियों का भी जिक्र किया जो वहां पर बीमारियां जन्म ले रही हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इससे आपको बताएं कि मकामी अफराद तक खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है, उससे भी आप वाकिफ हैं। मुख्तलिफ समाजी तंजीमें अपना किरदार अदा कर रही हैं, करने की कोशिश भी कर रही हैं, सवाब भी कमा रही है। हम सामान की मदद तो कर रहे हैं, लोगों की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को भूल रहे हैं कि इन इलाकों में दुकानदार जो मौजूद हैं इनसे कोई राशन या सामान भी, क्योंकि देखिए माया, वहां पर भी उनका रोजगार जुड़ा है, और अगर उन दुकानदारों से आप चीजें नहीं खरीदेंगे, सारा सामान इन शहरों से जाएगा, तो उनका तो लॉस है ना बहुत बड़ा, और उनका तो रोजगार मुतासर हो रहा है। उनका तो पूरा लाइफ जिनकी जिंदगी चल भी रही थी वो भी मुतासर हो रही है, मुतासर हुई, और जिसकी वजह से दुकानदार भी मसाइल से घिर गए हैं। और ऐसे में सिंध की एक बेटी जो दिन रात सैलाब मुतासरीन के लिए उनकी मदद कर रही हैं, और वो वही वाली बात है कि शायद इनके अंदर भी अल्लाह ने एक वो दिल में एक सोच डाली और कोशिश डाली, तो उन्होंने जो है ना आगे जाके लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन वो कर क्या रही हैं, कैसे पहुंच रही हैं, कैसे उनको ख्याल आया, आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन सोनिया। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू। और क्या कर रहे हो आप, कैसे आइडिया आया, सामान खरीद कर लेके जा रही हैं, कैसे से, हाउ इज इट ऑल हैपनिंग, प्लीज हमें बताइएगा, वॉक अस थ्रू। हमारा ताल्लुक, मेरी फैमिली का हमारा ताल्लुक है मीरपुर खास से, सिंध के एक शहर मीरपुर खास से। तो हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पे, घर है हमारा, और जैसे ही जाहिर सी बात है सैलाब की डिस्ट्रक्शन शुरू हुई, सब कुछ तबाही शुरू हुई, तो हमारे लोग, हमारी अपनी सारे जो काम करते हैं, जाहिर सी बात है देयर लाइक आवर फैमिली, तो डायरेक्टली वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उनको फौरी तौर पर किसी तरह से इमदाद देनी है, एड देनी है, हेल्प करनी है। अब मैं यहाँ कराची में होती हूँ, मेरे भाई और वो वहाँ पे होते हैं मीरपुर खास में। तो हमने पहले तो ये पूरा कैलकुलेशन एक 5 मिनट का है कि कराची से एड जा रहा है, बट द कॉस्ट ऑफ द ट्रक, वो ड्राइवर, उसके साथ जो पेट्रोल जाता है, रेंट है, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जाएंगे, उनका सारी कॉस्ट, और फिर उनको बिटवीन एनीवेयर 24 to 48 आवर्स उनको लग जाएंगे पहुंचने में। तो एक तो वो वक्त का ऑब्वियसली टाइम वेस्ट हो रहा है, और रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रही हैं, वो फाइनेंशियली पैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें लोग डोनेशन दे रहे हैं, इतनी सारी हमारी मदद कर रहे हैं, उनका कीमती, उनकी जो अमानत है वो भी मुझे लग रहा है कि एक वेस्ट हो रहा है।
तो फौरी हमने एक ये फैसला लिया कि समथिंग दैट वी ऑल बिलीव इन सिंस डे वन एज अ फैमिली के कम्युनिटी एम्पावरमेंट होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो जहां भी अब हमने ये किया है, जिस लोकल इलाके में भी हम होते हैं वहाँ के जो दुकानदार हैं, किराना स्टोर्स हैं, जो मेडिकल वाले हैं, जिनकी पहले से काम चल रहा था वहाँ हाँ, तो अब वहाँ से नहीं ले रहा कोई, क्योंकि बाइंग पावर ऑब्वियसली। एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या वो जो लोकल जितने भी दुकानदार हैं उनके पास सामान पहुँच रहा है, मौजूद है कि वो उसको फील कर सामान सके? तो हाँ बिल्कुल, सामान तो क्योंकि आप पहले से ही लेके रखते हैं, राइट। हाँ, लेकिन चूंकि अब हालात ऐसे हो गए तो अब बाइंग पावर वो लोग बेचारे घर ही नहीं है उनके, और वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो अब वो कहाँ से लेंगे? तो दुकानदार भी तो फ्लड अफेक्टेड है ना, वो भी तो उसको भी इमदाद की जरूरत चाहिए। उसको क्या उसका सोल्यूशन निकाला आपने? तो अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एडवांटेज है कि हम लोकल कम्युनिटी हैं, हम वहाँ के लोगों को जानते हैं, दुकानदारों को जानते हैं, जो काम लोग हमारे लिए काम करते हैं, रिश्तेदार हैं, सब बिल्कुल एक कम्युनिटी जुड़ी हुई है, सब जान पहचान है। तो जिस इलाके में, जैसे अगर हम टंडोल आर में गए हैं तो वहाँ का हमने एक लोकल दुकानदार पकड़ा और वहां से हमने बोला कि ठीक है, अब हमें 300, 400, 500 राशन बैग यहाँ चाहिए। अच्छा। मच्छरदानियां कहाँ से मिल रही हैं? यहाँ एक गाँव दूर, 2 गाँव दूर, वहां पे पूछा, अच्छा वहां से मिल रही हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगेन चूंकि एम्पावरमेंट एंड लोकल आपको जानते हैं, तो वो आपको रेट्स अच्छे देंगे, वो आपको डबल ट्रिपल बढ़ा के रेट्स नहीं देंगे। राइट। तो सोनिया, जो हम समझ रहे हैं, जो मैं समझ रही हूँ वो ये है कि आपने बेसिकली आइडिया ये आया कि हम कहीं और से खरीद कर क्यों लेकर जाएं, हाँ। जो वहीं के लोगों के पास जो स्टोर्ड सामान है, हाँ, वो लेकर, ताकि उनका भी रोटी रोजी चले, हाँ। और हमें मदद करने का जो नियत है वो भी वहीं से वहीं चला जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी आसानी है कि बजाय से कि यहाँ से ट्रक लेकर जाएं, जैसे कि आप फरमावेंगे, फिर साथ गार्ड्स और आपको पूरा वो ज़रा ट्रैवल करना है, लुट भी जा रहा है, कॉस्ट है, तो आप वहीं से खरीदें और वहीं उनको प्रोवाइड करें। आप कितनी बड़ी टीम है इस वक्त जो कोशिश कर रही है, तमाम ये काम कर रही है? तो हमारे इन द फील्ड अभी 25 से 27 लोग हैं, जो कि अगेन हमारे जो जमीन है खुशी फार्म्स के नाम से, उन्हीं के लोग हैं, मेरे मैनेजर हैं, वही मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की 100% गारंटी है कि जिन जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से, अमेरिका से, यूएई से, अफ्रीका से, हर जगह से, जहां से भी मुझे डोनेशंस आए हैं, कराची से, तो मतलब आप सबको पता है कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बात है ना कि आप मकामी हैं, आप यू नो ऑल ऑफ देम, आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई एनजीओ की कोई या किसी भी इदारे की कोई ट्रक आती है, कुछ आती है, तो वो आके, क्योंकि उनका एक दिन में उनको जल्दी से रैप अप करना होता है, वो लोग आते हैं मेन रोड्स पे और उनको जहां जरूरतमंद दिखते हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी उनके पास होता है और उनको वापस निकलना होता है। हमारा अगेन ये एडवांटेज है कि एक दिन रात को पहले 2 लोग की टीम जाती है, एक जगह को आइडेंटिफाई करके रखी कर लेते हैं, हाँ, एंड देन सुबह सवेरे अंदाजा हो जाता है, अच्छा इतनी फैमिलीज हैं या इतने गांव हैं, और कि यू नो तारपाल की शीट्स चाहिए या मच्छरदानी चाहिए या दवाइयाँ चाहिए, क्या क्या एग्जैक्ट क्या नीड्स हैं, और उस हिसाब से फिर हम पहुंच जाते हैं। अच्छा सुनिए, अब जो है ना मौसम बदलने वाला हो रहा है, अब क्योंकि जाहिर है बीमारियां अपनी तरफ है, लेकिन थोड़े दिनों बाद सर्दियां आना शुरू हो जाएंगी और जमीन जो है इस वक्त ठंडी है, गीली है, तो ठंड भी ज्यादा पड़ेगी, और इंटीरियर में तो बहुत ज्यादा। मेरा ददियाल हाफ इज फ्रॉम मीरपुर खास, तो मैं अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि वहां पर क्योंकि जमीनें ज्यादा है, हरियाली ज्यादा, तो ठंड भी ज्यादा होगी। अब उसके लिए किस तरीके से कमिंग फॉरवर्ड, कैसे उसको आगे देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं? अच्छा, अब ये हो रहा था कि चूंकि ये काम इनिशियली 1-2 दिन तो हमने अपने बलबूते पे किया, बट ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्केल है, तो जो लोग डोनेशंस दे भी रहे थे, कुछ फाइनेंशियल दे रहे हैं, मॉनेटरी, कुछ कपड़ों में दे रहे हैं, तो अब तक हम कोई 2800 से 1900 घरों में कपड़े, राशन, जूते, पानी और मच्छरदानियां और ये सब सप्लाई कर चुके हैं। काफी लोगों ने रीच आउट किया था कि यू नो सर्दियों का उनका जैसे उनको चाहिए, ब्लैंकेट्स चाहिए, ये सब, तो मैंने अभी उनको बोला था कि आप प्लीज मेरे लिए रिजर्व करके रखें, मैं आपसे खुद ही आके सब चीज कलेक्ट करूंगी, क्योंकि बिल्कुल अभी टाइम आ जाएगा। अभी फिलहाल वो पानी में चल रहे हैं, उनके पैर, सब कुछ इन्फेक्शंस हैं, और जो जो मैंने चीजें देखी हैं वो बताने वाली है ना, आई एम श्योर टीवी पे भी हर जगह आ रहा है, वो बताने वाली नहीं है, आप दिखा नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आसपास के इलाकों तो टंडो जान मोहम्मद से लेके डिगड़ी और नवकोट तक जो पूरा लेफ्ट साइड का पूरा इलाका है, वो पूरा पानी से 4 से तकरीबन 12 फुट पानी आप समझ लें, वहां पे पूरा पानी है।
तो वहाँ पे हम लोग बोट्स के जरिए गई हैं, वहाँ पे भी हमने राशन दिया है, वहाँ पे भी जो जरूरत की चीजें हमने दी हैं, लेकिन वो इलाका पूरा पानी के अंदर है। अभी तक लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े वहाँ नहीं पे? नहीं नहीं नहीं, वो घर तो छोड़ दिए। हाँ, तो वो सब डूबा पड़ा वहाँ पे बिल्कुल। लेकिन काफी लोगों ने जो है वो अपने घर नहीं भी छोड़े थे, तो वो कहाँ पर सिचुएट है? कैंप्स में? हमने तो कैंप्स टेंट्स नहीं प्रोवाइड किए क्योंकि कॉस्ट उनकी ज्यादा होती है, और हमने ये भी चीज ओवर द इयर्स देखा है कि थैंकफुली ये जो लोग हैं अपनी मदद आपके इतने वो जरूरत इजाद की माँ, बेशक वो अपने टेंट्स किस तरह से वो कैसे मेकशिफ्ट टेंट्स बनाते हैं, और अगर आग के लिए उनको माचिस वगैरह नहीं मिल रही तो कहीं से लकड़ी पकड़ के जिन सैक्स में उनको राशन मिलता है उसी में से प्लास्टिक निकाल के उसी में से आग जला के वो अपना गुजारा खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्वाइव तो करना है। बिल्कुल। खवातीन के मामले के हवाले से भी जरा सोनिया मुझे बताइएगा। ऑब्वियसली उनका हाइजीन का बड़ा मसला है, फिर वहाँ पे प्रेगनेंसी की जो खवातीन हैं, बहुत ज्यादा खवातीन वहाँ प्रेग्नेंट हैं, उनके ऑब्वियसली डिलीवरीज के टेंशन हैं, उनके हाइजीन के टेंशन है, उसको किस तरह के चैलेंज को कुछ देख रहे हैं? अगर हाइजीन का ये है कि अगेन वो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, और अगर काफी ये मुहिम भी चल रही होती है कि सैनिटरी नैपकिन्स भेजने ये सब करने हैं, लेकिन मेरा पर्सनल जहाँ से एक्सपीरियंस है, जहाँ पे बचपन से आज तक मैंने देखा है, वहाँ की जिस इलाके से मैं हूँ वहाँ की औरतों को जब तक सैनिटरी नैपकिन्स की बात की जाए तो उसकी जरूरत नहीं है। वो वैसे मैनेज करते रहते हैं अनलेस हम वर्कशॉप्स अरेंज करें और उनको एजुकेट करें कि ये चीजें कैसे यूज करें। तो उस चीज का हमारे पास अभी वक्त नहीं है, अभी बस सर्वाइव करना है, किस तरीके से बच जाएं, बीमार होने से बच जाएं, भूख से बच क्योंकि जाएं। जब आपने प्रेगनेंसी की बात की तो एक ऐसा भी हालत था कि एक बच्चा मिला था और द अम्बिलिकल कॉर्ड वाज स्टिल अटैच्ड। तो अब मतलब ये शुरू की बात है, आई थिंक एग्जैक्टली आज 1 महीना हुआ है जब से हम ये काम कर रहे हैं, 28 तारीख से। वो कैसे मंजर होंगे आप सोचें कि क्या आप कैसे कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं, और वो बच्चा और उसकी माँ या वो सैलाब में गुजर गई या कहाँ कैसे हुआ, लेकिन बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने बहुत मदद की है, लोगों ने बहुत मदद की है, बहुत दिल खोल के डोनेशंस मिले हैं, तभी हम 1 महीने से ये मुहिम चला रहे हैं, और आगे भी देखते हैं कि चलती रहेगी। जो आपने सर्दियों की बात की, उनकी ब्लैंकेट्स और जो भी मेडिकल कैंप्स, और फिर खासतौर पे मेडिकल कैंप्स की, और जब अद्वियात की बात कर रही हैं, और क्योंकि हमारा जो एक मेन फोकस था आज वो ये भी था कि आप कोशिश ये भी कर रही हैं कि वहाँ पर लोकल जो मकामी लोग हैं उनसे खरीदा जाए। अद्वियात एक्सपायर हो जाती हैं, फिर उनको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो अद्वियात तो फिर आप कराची शहर से ले जा रही होंगी अगर ले जा रही हैं तो? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है। शुरू में मैंने यही कोशिश की थी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि अच्छी से अच्छी दवाई उनको दी जाए, और जो जितनी मेरी कोशिश हो सके, तो सिर्फ इनिशियली दवाइयों के 2 कार्टन्स वो भी किसी ने मुझे डोनेट किए थे, और वो मैंने भिजवाए। अब वहां के लोग वो कह रहे हैं ये दवाई तो हम नहीं खाएंगे, ये तो हम इसके आदि, इससे तो हम ठीक ही नहीं होंगे, वो ही वही वही खाते हैं। बिल्कुल। तो अब हम ये करते हैं कि जिस इलाके में, छोटे इलाके हम गए, वहां का एक हमने लोकल डॉक्टर उठाया, और वहां पे कहीं स्कूल में किसी भी जगह पे, बिल्कुल सही है। तो अगेन एडवांटेज, मुझे वहां से सस्ती दवाई मिल जाती है, और वो फिर दवाई है उनकी आइस बिल्कुल भी होती है, वो उन डॉक्टर को जानते हैं, डॉक्टर उन पेशेंट्स उनको जानते हैं, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, और एक फेथ भी होता है ना, हाँ ये दवाई तो मैं बचपन से खा रहा हूँ, बिल्कुल ये खा के मैं बस आधी इलाज तो दिमाग से होता है, तो मानेंगे नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कोई गैर दवा। बिल्कुल। Sorry, thank you. Lovely meeting you. नहीं, same here. Thank you so much. If I can just make an appeal, if that's okay. अगर जो लोग please everyone who has been donating, आप सबका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी मदद की है इस कार खैर में, जो भी मदद की है, अगर आप आगे भी मदद करते रहें तो हम बहुत से और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे, उनको और मदद कर सकेंगे। स्वेटर्स चाहिए होंगे, कंबल चाहिए होंगे, सर्दियों की अपनी बीमारियां होती हैं। बिल्कुल थैंक यू। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे समाजी कारकुन भी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पेशावर को खूबसूरत बनाने के लिए अहम कदम उठा लिया गया है। शहर की गलियां सजाने समेत माहौल में बेहतरी के लिए पौधे लगाए गए हैं, और पौधे जहां लग रहे होते हैं, हम दोनों बहुत ही बड़े, हम प्रो है ना पौधे, जहां पौधे होते हैं हम दोनों सफाई और सजावट भी की जा रही है। तो इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदा नानचूर हैं वकास मुनेरी, उनसे। वकास, बताइएगा क्या वहां पर मनाजिर हैं खूबसूरत?
जी हाँ, पेशावर की उस खूबसूरत गली में हम मौजूद हैं जिसको मॉडल स्ट्रीट का दर्जा दिया गया है। और इस स्ट्रीट को मॉडल स्ट्रीट का दर्जा क्यों दिया गया है तो हम आपको दिखाते हैं कि क्यों इस खूबसूरत गली को मॉडल स्ट्रीट का दर्जा दिया गया है। आप देख सकते हैं इस तरफ जो लिखाई है कि साफ़ पानी सेहतमंद ज़िंदगी, इसी तरह जो गमले हैं वो भी लगाए गए हैं। गमलों को पानी भी यहाँ पर जो मकामी रिहायशी हैं, घर वाले हैं, वो देते हैं, इंतज़ामिया देती हैं। इसी तरह अगर दूसरी जानिब आप देखें तो दीवार पर ये गमले लगाए गए हैं, अच्छी खूबसूरती से ये गमले जो है ये सजाए गए हैं और अच्छे अच्छे पौधे जो है इसमें लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह इस गली को सजाया गया है, एक इस खूबसूरत पौधों के साथ, फूलों के साथ। यहाँ पर बात करेंगे इधर एक घर के मकीन से, इस गली की रिहायशी से, उनसे बात करेंगे कि कोई है। जी साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हो? खैरियत? क्या हाल है जी? खैरियत है जी, ठीक ठाक। ये खूबसूरत गली सजाई गई है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, इस तरह हमारे को चाहिए कि सब मुल्क का ख्याल रखते हैं। उसके बाद ये गली जो जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पर तो सफाई का ख्याल करते हैं, ख़ुद हम काम करते हैं। ये गमले लगाए, फूल लगाए ताकि यहाँ पे खूबसूरती हो, और ये खूबसूरती जो है हमारी खूबसूरती है। आने वाला देखेगा वो कहेगा कि हाँ वाकई यार यही लोग जो है ये सफाई पसंद है। जी बिल्कुल, जिस तरह इस गली को साफ़ व शफाफ और जिस तरह यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, तो यहाँ के मकीनों का यही कहना है कि हम ख़ुद भी इस गली का ख्याल रखते हैं और इंतज़ामिया की जानिब से भी यही बताया गया है कि 36 ऐसी गलियाँ मज़ीद बनाई जाएंगी। इसी तरह ये सारा जो गली है तो यहाँ पर हर तरफ फूल ही फूल, पौधे ही पौधे और साफ़ सुथरे माहौल। इन्होंने तो अपनी जो गली है तो इसको मॉडल बनाया है लोगों के लिए। लोग यहाँ देखने भी आते हैं, लेकिन दूसरे लोग जहाँ पर भी रहते हैं तो इंतज़ामिया के साथ हो या अपनी मदद आपके तहत हो, तो अपने गली कोचों को साफ़ रखें और पुरफ़िज़ा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजारें। जी वकास, थैंक यू वेरी मच। और जिस तरीके से इस गली को सजाया गया है, हम उम्मीद करते हैं, बल्कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी ऐसे ही साफ़ सुथरा हो, ऐसे सजा हुआ हो, ऐसे ही वहाँ पर पौधे हों, हरा भरा हो। लेकिन हमारी दुआ है, हम सबको कोशिश करनी चाहिए। हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल आएंगी और लाहौर के लोग बड़े एक्साइटेड हैं और सुना है बड़े टिकट सब भी ऑल सोल्ड आउट। क्या फील है कज़ाफ़ी स्टेडियम की? मुझे वहाँ के मैचेस याद आ रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में टिकट्स नहीं है, सब सोल्ड आउट होंगे। इसलिए मैं तो जा ही नहीं रहा, लेकिन मैं पहले भी नहीं जा रहा था कि मैं वहाँ पे हूँ नहीं। लेकिन सीरीज 2-2 से अभी बराबर है और सीरीज का जो 5वां मैच खेला जाएगा वो लाहौर में खेला जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। लाहौरियों को मैचेस का बेसब्री से इंतजार है, जैसे कि होता है। और ऑलरेडी जैसे कि माया बता चुकी है आपको कि टिकट्स तो फरोख्त हो गई हैं, लेकिन वहां पर जो हमारी टीम्स हैं जिनके लिए टिकट्स फरोख्त हुई हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और आज प्लेइंग 11 क्या होगा, ये सब कुछ हम जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इस पर बात करने के लिए तज्जिया का स्पोर्ट्स तज्जिया का गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकाला आपने आने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में जनाब ये मेला सजने जा रहा है, शायकीन जो है इस वक्त एक्साइटमेंट से जो है वो भरपूर है। क्या लगता है आपको आज आखिरी मैच में हैरान कौन फतेह मिलती है? क्या का मैच के हवाले से, कौमी टीम के हवाले से किसको कितना फायदा होने वाला है? जी वालेकुम अस्सलाम माया। और मुझे तब तक हंसी आ रही जो आपने बताया ना इंटरनेशनल स्टोरी में, ऐसा कौन सा सांस ले लिया कि बाली अंदर चली गई। मुझे अब तक हंसी रोकना मुश्किल है तुमने। सीरियसली। लेकिन चलिए आपका सवाल क्रिकेट की भी बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैच जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों ने जो आखिरी मैच खेला है उससे बेहतर T20 मैच तो हमने देखा ही नहीं। यानी कि जीतते जीतते हारते हारते कुछ यकीन ही नहीं में क्या होगा। नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली कल रात उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनको बहुत तेज बुखार था। अब पीसीबी ने कुछ देर पहले एक अपडेट दी है कि उनका वायरल इन्फेक्शन है। आई होप के
वो जो डेंगू का टेस्ट है वो उनका नेगेटिव आ जाए, उनका मलेरिया बाकी तब, क्योंकि वायरल कराची में बहुत फैला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इसी तरह मुझे भी थोड़ा दिन बुखार रहा, एक आध दिन। आई होप कि नसीम शाह जल्दी से बेहतर हो जाए। अब लगता तो नहीं कि वो खेलेंगे, मुझे लगता नहीं है कि वो आज का मैच भी, आने वाले मैच नहीं खेलेंगे, बट वो अभी भी अस्पताल में दाखिल हैं। उनके लिए दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन लाहौर में बहुत जबरदस्त माहौल बनने वाला है। और अब्दुल गफ्फार भाई, आपकी तबीयत भी ठीक है, बेहतर है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखें, हमें आपकी बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, हमें भी जरूरत है और आपको भी। वैसे आजकल खासतौर पर जितना ज्यादा डेंगू फैला हुआ है, ऐसे में हम सबको एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा गफ्फार भाई, जरूर बताइएगा कि आज का प्लेइंग 11 क्या होगा? क्या उस्मान कादिर फिट हो चुके हैं, नहीं हो चुके? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लास्ट मैच में हमें ये लग रहा था कि शायद उस्मान कादिर अनफिट होने की वजह से बॉल नहीं करा सके, लेकिन फिर मैंने जब अपने जराये से मालूम किया शायद, तो पता ही चला कि नहीं, उनको बॉल जरूर लगी थी, लेकिन उन्होंने उसके बाद फील्डिंग भी की और कप्तान ने हिकमत अमली के तहत उनसे बॉलिंग नहीं कराई, जिसमें मुझे भी हैरानगी हुई। और यही मुझे पता, हैदर अली भी फिट होने की वजह से नहीं खेले, बल्कि उनको भी टैक्टिकली चेंज किया गया। जहां तक आपकी बात है इस मैच की तब्दीली की, मेरे ख्याल में शादाब खान मुझे टीम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नसीम शाह अगर सेहतियाब होते तो जरूर खेलते, लेकिन अब क्योंकि वो सेहतियाब नहीं है, तो मेरा ख्याल में शायद फास्ट बॉलिंग में ज्यादा तब्दीली ना हो। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि आज के मैच में हम शादाब खान को इन एक्शन देख सकते हैं। लेकिन गफ्फार साहब, इस तरह मुसलसल हारिस रऊफ आप खेले जा रहे हैं, तो उनको क्या कोई ब्रेक देने की जरूरत है, या एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से अबाउट कि वो मुसलसल खेले जा रहे हैं, कोई ब्रेक की जरूरी है उनके लिए? बिल्कुल है, वसीम अकरम ने इस बारे में बात की और देखिए वो 140 बल्कि 150 तक की बॉलिंग करते हैं और वो बड़े ही हमारे लिए इस वक्त अहम बॉलर बन गए हैं। अच्छी खबर ये आई कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि शाहीन शाह अफरीदी 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में टीम को ज्वाइन करेंगे। तो सोचिए, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ अपनी पीक पर हो, एक साथ बॉलिंग कर रहे हो, तो ये दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइन को जो है वो तबाह बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल देखिए, आई थिंक उनको हमें संभाल के रखना है। मैं कब से ये बात कह रहा हूँ कि देखिए ना सिर्फ बॉलिंग आया बल्कि हमें बैटिंग में भी फ्लेक्सिबल होना है। देखिए इन 3 मैचेस से आप क्या कर लेंगे, जीत जाएंगे, दैट्स इट। वर्ल्ड कप के लिए आपके मिड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। इंतजामुल हक भी ये बात कर रहे हैं, मोहम्मद अकरम ने भी बात की। देखिए आपके ऑफिसर्स का काम ये नहीं है कि 15-16 ओवर तक जाएं। मैं बिल्कुल समझता हूँ इस चीज को कि वो बहुत अच्छे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन आप टीम के बारे में भी सोचिए कि आपकी टीम के लिए क्या है। मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि हम अगले 3 में से कम मैचेस में मोहम्मद हारिस को खिलाएं, हम कुछ नए कॉम्बिनेशन पे जाएं और अपने मिड ऑर्डर को ज्यादा से ज्यादा ओवर दें। कि मुझे फरमाया अच्छा खेल जाएं, लेकिन हमने अपने मिड ऑर्डर को बिल्कुल भी उस तरह से नहीं परखा है, तो मुश्किल हो जाएगी। अब्दुल गफ्फार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हारिस रऊफ तो खेल रहे हैं, लेकिन खुशदिल शाह भी बेहतरीन खेल रहे हैं हमारे जज्बात के साथ। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए खुशदिल शाह का मैं इत्तेफाक से कल देख रहा था रात में दोबारा इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो जब वो फेसबुक पे आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं सामने आ ही जाता है, मैं कर देख रहा था, उसमें अच्छा खासा खेले थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। देखिए मैं टीम को बात करूंगा कि आपको अपने मिडल ऑर्डर्स के बैट्समैनों को ज्यादा वक्त देने की जरूरत है, कम से कम उनको 10 से 12 ओवर मिले। गो के मैं ये भी कहूंगा कि श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में भी और ग्रुप मैच में भी इनको ओवर्स मिले थे, बट इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। बट अब वक्त निकल गया शायद, अब आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको इन्हीं प्लेयर के साथ वर्ल्ड कप में जाना है। अब आप ना किसी नए प्लेयर को ला सकते हैं, ना किसी पुराने को रिकॉल करने का टाइम है। तो आई थिंक आपको 3 मैचों में कोई हर्ज नहीं यार कि खुशदिल शाह को आप 3 से 4थे नंबर में भेज दें। अब आप देखें ना, शान मसूद आ गए पिछले मैच में भी, और वो जब 5 ओवर में पावर हिटिंग करनी थी, मुझे समझ भी नहीं आया कि शान मसूद का वहां पे क्या रोल था। आपको पावर हिटर चाहिए। देखिए फॉर द स्टेक ऑफ किसी को मत खिलाएं, रोल दें और टीम की जरूरत के मुताबिक खिलाएंगे, मुताबिक तभी फायदा होगा। अच्छा गफ्फार साहब, जिस तरह कराची के आपने जो हमारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनको कराची की पिच बड़ी उनके फेवर में गई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाहौर की पिच? देखिए लाहौर में अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान श्रीलंका की कुछ साल पहले सीरीज हुई थी, तो पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई थी, जो कि लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे और वहां पे स्पिनर्स थोड़ा सा डोमिनेट है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि कल बारिश हुई थी और पिच ढकी हुई थी, टीमों का प्रैक्टिस सेशन भी नहीं हुआ। इट विल बी अ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग चीज टू नो आज पिच कैसा खेलती है। मुझे लगता है कि कराची के मुकाबले में शायद लाहौर की पिच इतनी हाई स्कोरिंग शायद नहीं होगी,
वहां पर 170 भी एक मैच विनिंग टोटल हो सकता है। नेवर नो कि हमारी नई पिचेस जो बनी है, रमीज राजा साहब ने बहुत बात तो की है कि हम एक अच्छी पिचेस बनाना चाहते हैं T20 के लिहाज से, बट मुझे डाउट है कि कराची की तरह लाहौर में बड़े हाई स्कोरिंग 190-200 वाले मैचेस होंगे, ऐसा लगता नहीं है। बट क्योंकि नई पिचेस हैं तो ये सब टीमों को भी देखना होगा, हमारे लिए भी एक अच्छा केस स्टडी होगा आज के मैच में कि पिच कैसी बनती है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग 180 कुड बी अ मैच विनिंग टोटल हियर। लेकिन अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर पिचेस ऐसी ही हैं हमारी और लाहौर की पिच ऐसी है और बॉल इतना स्लो नजर आएगा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पिच पर हम कैसे परफॉर्म करेंगे इतने फास्ट बॉल पे? देखिए, यही सवाल मैंने कल किया था, मेरे शो में आए थे नदीम खान साहब जो कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है, कि देखिए आपके पास शादेब ये सवाल भी आपके ज़हन में आना चाहिए, बल्कि आ रहा होगा कि हमारे पास तो 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं इस 11 के अंदर, स्क्वाड में भी नहीं, हम तो 11 में खिलाते हैं नवाज शादाब को। मेरा पूरी से इख्तलाफ है कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्या 2 स्पिन ऑलराउंडर खिलाना चाहेंगे, चाहे वो जितने भी अच्छे हों, बट आप यूई के अंदर फास्ट बॉलर नहीं खिला सकते, तो फास्ट बॉलर्स की पिचेस पे स्पिनर्स को भी शायद खिलाना मेरे ख्याल में कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है। आमिर जमाल आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है जो पेसर ऑलराउंडर है, लेकिन वही बात है कि आपने 4 मैचेस में अब तक उनको आजमाया नहीं। लगता यही है कि हम जीत के लिए ज्यादा जाते हैं। आप देखें ना शादेब कि एलेक हेल्स जैसे बैट्समैन को इंग्लैंड ने रेस्ट करवाया, बट हम किसी को रेस्ट करवाने पर तैयार ही नहीं है अपने बड़े प्लेयर्स को। आप हारिस रऊफ को भी बिठाइए, आप रिजवान को भी खुदा 2 मैचेस में रेस्ट देके हारिस को आजमाइए, आप नवाज शादाब को भी जो है ना वो बिठाकर, स्पेशली नवाज को, अगर शादाब आ भी नहीं तो नवाज को ड्रॉप कर दें, आप लेकर आए आमिर जमाल को, उनको चांस दीजिए उनको मुस्तकबिल के लिए। प्रॉब्लम यही है कि हम थोड़ा सा ना प्रेजेंट में रहते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, और यही चीज मुझे वर्ल्ड कप के हवाले से आपको कंसर्न है, ये बिल्कुल ठीक है। बट हम पास्ट में रहते हैं, हम प्रेजेंट में रहते हैं, फ्यूचर में नहीं जा पा रहे। लेकिन अब एक और इस तरह मोहम्मद वसीम के बारे में भी एक बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर के बारे में जानना ही बड़ा जरूरी है। आप कह रहे हैं कि चेंजेस लेनी चाहिए, उनको नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, थोड़ा सा अपने इस कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैटिंग ऑर्डर नाउ? ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, कंफर्ट जोन, ये मैंने पिछले मैच में 5 मरतबा ट्वीट में यूज किया। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मैच जीत गए और सारी चीजें हटा दी जाएं। बात ये है कि आपकी 15 ओवर तक सिर्फ 1 विकेट माया गिरी हुई थी और आपका रन रेट 7.5 या 8 कभी नहीं था। देखिए, दुनिया में कहीं आप दुनिया के बेहतरीन T20 ओपनर, वो जब भी 10 ओवर खेलेंगे वो 10 रन पर ओवर पे जाएंगे, क्योंकि वो देखिए पिच फिर मैटर ही नहीं करती। मैं मानता हूं कि कभी कभी ऐसी पिच आ जाएगी जहां पर आप 140 पे भी जीत जाओगे, लेकिन आपको पता है कि दुनिया भर में T20 की पिचेस ज्यादातर बैटिंग ओरिएंटेड ही होती हैं और वहां पर पावर प्ले में या मिडल ओवर अटैक किया जाता है। मैं बिल्कुल सही बात आज मैं सुन रहा था इंतजाम उल हक साहब की, उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि आपको मिडल ओवर्स के अंदर पावर हिटर्स चाहिए जहां वो अटैक करें। आपकी प्रॉब्लम जो है ना माया और शादेब, वो 8 ओवर से 15 ओवर के दरमियान जो 7 ओवर है, ये आपका सबसे डल पार्ट है, जहां ना तो आप एक्सेलरेट कर रहे हैं और ना आप कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि गोइंग विद द विंड, वो कंफर्ट जोन वाली बात के जी रन बनते जा रहे हैं, बनते जाएं, कोई मसला नहीं, बाद में देख लेंगे। नहीं भाई, T20 में तो जो होना है अभी होना है। तो पाकिस्तान को अपनी थोड़ी सी क्रिकेट को बेहतर करनी है। देखिए, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, अगर आप देखें तो हमारे ओपनर्स वर्ल्ड क्लास हैं, हमें खुश होना चाहिए इस पर। अब ये वक्त आ गया जहां हम नेक्स्ट लेवल का सोचें, कैप्टन टीम की तरह। देखिए, हम वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाए थे, एशिया कप भी नहीं जीत पाए थे, कोई तो वजह है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये जो डल ओवर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर पावर प्ले में भी हम ना खेल पाए तो इसलिए हमारा फिर स्कोर बिल्कुल भी नहीं बन पाता, हम वो टारगेट भी अचीव नहीं कर पाते। थैंक यू वेरी मच अब्दुल गफ्फार साहब, आपने शो में ज्वाइन और इतना अच्छा तज्जिया किया इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है ओवरऑल बैटिंग लाइन की। और अगर हम बॉलर्स की बात करें, आज की लाहौर की पिच पर जो मैच होने जा रहा है वो हम सब लोग देखेंगे बैठ के, और देखेंगे कि जो हमने सारी बातें की हैं वो कितनी सही साबित होती हैं और कितनी सही रहती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे फॉल्ट्स तो हैं मिडिल ऑर्डर में भी, और बॉलिंग तो खैर हमारी अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बॉल करानी है ब्रेक की तरफ। हमारे तज्जियाकार शाहजीब अहमद हमारे साथ थे, इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा।
बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। पंजाब हुकूमत एथलीट्स की सपोर्ट के लिए मैदान में आ गई है जो कि बहुत अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए, और सिर्फ पंजाब में ही क्यों, हर सूबे को करना चाहिए, ताकि हमारे हर सूबे के अंदर जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आ सके, हम उनको एटलीस्ट पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बाहर भेज सकें, उनको फैसिलिटेट करें। ये गवर्नमेंट्स का काम है हमारी स्पोर्ट्स के लिए, खासतौर पर हमारे एथलीट्स के लिए। अब जब हम एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं फिर न्यू बट की तरह, और हम देखते हैं जिस तरीके से क्या नाम था उनका, हमारे जो जैवलिन थ्रो जो हमारे हैं, बिल्कुल उनकी जो सूरत में हम देखते हैं मेडल्स भी पाकिस्तान आते हैं, नदीम। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो तमाम खेल हैं इसको फरोग देना बहुत जरूरी है। और पता है आज मैं सुबह बड़ी खुश हो रही थी कि हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है ना वो भी जो है बांग्लादेश चली गई है। तो हमारे यहाँ एक दूसरे को हमारे स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में सिर्फ पाकिस्तानी एथलीट्स जो है वो धूम मचाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी दुआ यही है कि इस तरह सपोर्ट जब तक नहीं होगी, उनको इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं दिलाई जाएगी कि आप हमारे लिए उतने ही अहमियत रखते हैं जितना भी किसी भी मुल्क के कोई भी एथलीट रखता हो, उस पर्टिकुलर मुल्क के लिए उतने ही। और अब तो एग्जाम्पल भी हमारे सामने है ना कि बगैर किसी वसाइल के, महदूद वसाइल में अरशद नदीम जैसे लोग जब मेडल जीत सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं अपनी मेहनत से, तो फिर हम उनको क्यों फैसिलिटेट नहीं कर रहे, हमको क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे। लेकिन खैर हम पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब में ओलंपिक्स के लिए एथलीट्स तैयार करने का काम शुरू हो गया। बाकायदा तौर पर तमाम एथलीट्स को ट्रेनिंग की मुकम्मल सहूलियात फराम की जाएंगी। इससे एथलीट्स को क्या सपोर्ट मिलेगी और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं, पाकिस्तान का परचम लहरा सकते हैं दुनिया भर में। इसी पर बात करने के लिए आज हमें शो में ज्वाइन किया सूबाई वजीर खेल व उमूर नौजवानान तैमूर मसूद साहब ने। तैमूर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। तैमूर साहब सबसे पहले तो बताइएगा ओलंपिक्स की तैयारियों से मुतालिक इस वक्त क्या किया जा रहा है खासतौर पर, और क्या विजन है इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं इस हवाले से आपको ये बात बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने और बिलखुसूस स्पोर्ट पंजाब ने इस दफ़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर काम किया है, और हमने एक ड्रीम ओलंपिक्स के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें ओलंपिक ड्रीम 2024-28 इसको नाम दिया है, जिसमें हमने ये टारगेट रखा है कि हम बिल्कुल अपने जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारा यंग टैलेंट है जिसको तैयार करने की ज़रूरत है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, उनको हमने पिक करना है और उनके लिए प्रॉपर हमने उनको कोचिंग, उनकी एकेडमीज़ में उनको ट्रेन करके उनकी प्रॉपर हमने एक डाइट प्लान के साथ उनको लेके आगे चलना है। ताकि देखें जी, हमारे पास हमेशा से इस चीज़ की कमी रही है कि हमने कभी भी अपने प्लेयर्स को तैयार नहीं किया। अगर आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर देखें तो वहाँ पे ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर एकेडमीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग है, उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनकी प्रॉपर एक न्यूट्रिशन उनके साथ होता है जो उनकी डाइट प्लान को देखता है। तो ऑल ऑफ सडन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपको देखने में मिलता है कि कहीं से जिस तरीके से अभी अरशद नदीम ने पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया है, तो इसने अपने आप के तौर पे इसने अपने आप को तैयार किया, अपनी ट्रेनिंग की, और फिर आउट ऑफ ब्लू इसने जाके पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में रोशन किया। तो अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर पहले कभी काम नहीं हुआ, ना कभी सोचा गया। हम हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स की तरफ देखते रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो हमने ओलंपिक ड्रीम्स के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें हम तमाम अपने पंजाब के अंदर से हमने 1 मिलियन के करीब टारगेट किया है। हम अपने कॉलेजेस से बच्चों को, अपने उन प्लेयर्स को जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, उनको पिक करेंगे और अपने एकेडमीज के अंदर अपने कोचेज, जो हमारे हाईली क्वालिफाइड कोचेज हमने हायर किए हैं, वो उनको आगे ट्रेन करके। और जो एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि वाकई में उन्होंने जाके नाम रोशन किया इस तरह, लेकिन अब तक जो देखा गया उनको इतने, आपने ये भी अभी मेंशन किया, उनको सपोर्ट नहीं दी गई। तो अब उनको सपोर्ट देने के लिए क्या, किस तरह की जो है उनको सपोर्ट मिलेगी? उनको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी? उनकी ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाई जाएंगी? नाउ दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स विदाउट गेटिंग एनी सपोर्ट इन द रीसेंट पास्ट। तो अब किस तरीके से कमिंग फ्यूचर में उनको हेल्प की जाएगी फाइनेंशियली एज वेल एज इन देयर ट्रेनिंग? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। बेसिकली हमारे यहाँ पे सॉरी टू से कि हम सवाए चंद स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं और उसी को हमारी यूथ जो है वो फैंटेसाइज भी करती है। लेकिन आप देखें एथलेटिक्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत रॉ टैलेंट मौजूद है और इनकी एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है, इनको आगे लेके आने की ज़रूरत है। मैंने जब ये अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था
तो फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर गया, उसने जाके एयरपोर्ट पे एथलीट को रिसीव किया, उसकी हौसला अफजाई की, और हमने जाके अरशद नदीम के इसके अपने गांव के अंदर मियां चन्नू के अंदर हमने वहाँ पे इसके नाम से जो है वो एथलेटिक्स का एक स्टेडियम जो है वो हमने वहाँ पे शुरू करवा रहे हैं ताकि इनकी इनकरेजमेंट हो, इनको एक्नॉलेज किया जाए। इसी तरीके से प्राइड ऑफ पंजाब के नाम से हमने एक रिसेंट किया था, यहाँ पे एक इवेंट किया था जिसमें हमने पंजाब के अपने तमाम एथलीट्स को जिन्होंने कॉमनवेल्थ में परफॉर्म किया था। तैमूर साहब, एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी एथलीट्स को ताकि वो आगे परफॉर्म कर सकें, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा टैलेंट को, लेकिन हम बहुत बड़ी तादाद में एथलीट्स को ये देखते हैं कि वो इसलिए अपनी जो फील्ड है वो छोड़ देते हैं कि वो घर को सपोर्ट करना होता है, और वो कहते हैं कि हम फाइनेंशियली इतने वीक हो जाते हैं कि हम अपनी गेम पर ध्यान नहीं दे सकते। तो ऐसे में क्या हमको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया जाएगा कि वो अपनी फैमिलीज का ख्याल भी रख सकें और साथ में अपनी गेम भी कंटिन्यू कर सकें? बिल्कुल जी, हमने ये हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी का हिस्सा है और इसमें हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी में ये चीज़ शामिल की है कि हमने यहाँ पे अपने जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, उनके लिए हमने स्पोर्ट्स एंडोरमेंट फंड जो है वो शुरू किया है और उसकी बेस के ऊपर हमने इनको प्रॉपर तौर पे स्टाइपेंड्स देने हैं, इनको स्कॉलरशिप्स देनी है और इनको हमने अगर फॉरेन ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है तो उसके भी तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो हम बेयर करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसका हमने इनिशिएटिव ले लिया और फाइनेंस डिपार्टमेंट से बहुत जल्द हमें इसके लिए फंड्स रिलीज हो जाएंगे, जिसके ऊपर कम से कम एथलीट्स को और हमारे प्लेयर्स को ये सेटिस्फेक्शन होगी कि उन्हें कम से कम किसी जगह पर जाकर अपने घर के लिए रोजगार कमाने की जो एक टेंशन होती है और वो हर शख्स की एक जरूरत है, उसके हवाले से उनको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, इस तरीके से अब उन लोगों को सपोर्ट मिलेगी। अब एथलीट्स में जो है वो पोटेंशियल भी है, लेकिन जाहिर है देखना भी पड़ेगा, उस तरीके से उनको जो है वो शॉर्ट लिस्ट भी करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिनमें हमारी नुमाइंदगी अब तक नहीं है, वो कौन कौन से एरियाज हैं, वो कौन कौन से हमारे जो एरियाज हैं जिसको अब तक हम इग्नोर करते आए हैं, जहां हमें मजीद मेहनत करने की जरूरत है आपके ख्याल में? जी देखिए जी, अभी हमारे पास जो ओलंपिक्स के अंदर गेम्स हैं उसके अंदर जो कुछ गेम्स के अंदर तो ऑलरेडी हमारे पास टीम्स मौजूद हैं नेशनल लेवल की जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी गेम्स हैं कि जिनके ऊपर हमारे पास पोटेंशियल है और उनको हमें आगे लेकर आने की ज़रूरत है। बिलखुसूस हम टेबल टेनिस के हवाले से इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टेबल टेनिस की एकेडमी हम लॉन्च कर चुके हैं और हम कॉलेज लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो है वो हम यूथ को इंगेज कर रहे हैं ताकि वहाँ से टैलेंट आए। मार्शल आर्ट्स के अंदर हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है, उसकी एकेडमीज हमने शुरू कर दी हैं। और इसी तरीके से स्विमिंग का फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे जो है वो लाहौर के अंदर एक प्रॉपर एकेडमी शुरू की है ताकि हमारे बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे ट्रेनिंग दी जा सके और उनको अच्छी स्किल्स के साथ ट्रेन करके जो है वो ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जा सके। बिल्कुल, ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड है सर कि आगे ओलंपिक्स में फिर हम अपने एथलीट्स को अच्छा परफॉर्म करता भी देखेंगे, मेडल जीतता भी देखेंगे? देखिए जी, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये यकीन ज़रूर दिलाऊंगा कि एटलीस्ट जो हमने इनिशिएटिव लिया है इससे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने एक प्रोसेस के अंदर अपने प्लेयर्स को ले आए हैं, हमने अपने यंग टैलेंट को इंगेज कर लिया है। बिल्कुल, क्योंकि 24 का जो ओलंपिक्स आ रहा है 2 साल के अंदर, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे प्लेयर्स तैयार हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 28 के ओलंपिक्स के लिए हम इंशाल्लाह ताला आपको एक ऐसा टैलेंट जरूर देंगे, पाकिस्तान की यंग टैलेंट होगा जो जाके हमारी नर्सरीज, हमारी एकेडमी से जाएगा और इंशाल्लाह ताला ओलंपिक्स के अंदर परफॉर्म करेगा। आप सर आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठाएंगे। एक और मामला है जिस पर आपकी राय लेनी है, अशरा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक क्या प्लानिंग की जा रही है इस वक्त आप लोगों की जानिब से? देखिए जी, हमारे पास जो हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है उसने हमारे अशरा रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से भरपूर तरीके से काम शुरू कर दिया है और जैसा कि आपको पता है रबीउल अव्वल आज शुरू हो चुका है और ये रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। इसको लास्ट ईयर पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब के अंदर भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान किया था। इसके हवाले से हमारी तमाम तर पंजाब के अंदर जितनी आर्ट्स काउंसिल है हमारे 10 डिवीजन्स के अंदर, उनके अंदर हमने
तमाम डिविजनल लेवल्स के ऊपर इंटर यूनिवर्सिटीज़, इंटर कॉलेजेस इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन शुरू किया है। महफिल मिलाद के प्रोग्राम रखे हैं, हमने सीरत नबी के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस रखी हुई हैं। इसी तरीके से उसने किरत के हमने कॉन्टेस्ट रखे हुए हैं। तो ओवरऑल पंजाब के अंदर हमने एक पूरा प्रोग्राम दिया है। हमारे लाहौर के अंदर, लाहौर आर्ट्स काउंसिल्स के अंदर जो है वो फ़न ख़ताती के हवाले से, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इंटरनेशनल लेवल की जो हमारी कैलीग्राफ हैं वो उनकी एक नुमाइश यहाँ पे की जाएगी, जिसका चीफ मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरा अशरा जो है ये हम भरपूर तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और उनकी सीरत के हवाले से जो है उसके ऊपर रोशनी भी डालेंगे और अपने जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको इसको ऊपर बिल्कुल ज़बरदस्त। इंशाल्लाह खैर आफियत के साथ इस प्यारे बाबरकत महीने की भी तैयारियां कबूल करे अल्लाह, और आप लोग के लिए बहुत सारी दुआएं एंड गुड लक इंशाल्लाह ओलंपिक्स के भी हवाले से और इस प्यारे महीने की। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपने वक्त निकाला। गॉड ब्लेस। में आगे चलते हैं और हमने कुछ देर पहले जैसे हमने क्रिकेट की भी बात की, अभी हमने ये भी बात की, एथलीट्स की भी बात की, इस तरीके से आगे ओलंपिक्स में हमारे, अभी आपने सुना वजीर साहब बता रहे थे हमें कि किस तरीके से तैयारी हो रही है, किस तरह एथलीट्स को चूज किया जाएगा, किस तरह उनको फरोग देने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। अब बात करते हैं जरा टाइकोंडो के भी हवाले से। अच्छा, उसे कितना अच्छा लगता है जब हमारे एथलीट्स ऐसे परफॉर्म भी कर रहे हैं, फिर इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हैं और फिर मेडल जीत कर तो आते ही हैं, वो जीत तो जाती हैं, इनको टैलेंट तो है ऑलरेडी। मुझे लगता है शाहजेब अगर हमारी प्रेजेंस भी हो रही है ना इंटरनेशनली, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है कि हमें तो लोग जानते ही नहीं थे कि पाकिस्तान के लोग इतने टैलेंटेड है हर एरिया में, हर सब्जेक्ट में। जैसे वो बता रहे थे तैमूर साहब कि हम टेबल टेनिस का इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। टेबल टेनिस हम क्यों नहीं लेके जाते हैं? हमारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो टेबल टेनिस खेलते हैं। माय भाभी, मेरी जो भाभी हैं वो सिंध के लेवल पर खेल चुकी हैं टेबल टेनिस। भेजना ओलंपिक्स में यार, अब वो बच्चों के साथ ओलंपिक्स कर रही हैं और बच्चे भाल रही हैं अपने, लेकिन जस्ट इमेजिन कितना टैलेंट है हमारे। बिल्कुल टैलेंट है। और नेपाल में होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया है। 6 तलाई तमगे अपने नाम किए हैं। शाहजेब खान ने गोल्ड मेडल जीता है, उनसे हम बात भी करते हैं, शो में वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। शाहजेब खान, आपको खुशामदीद सबसे पहले पाकिस्तान में, कैसे हैं आप? मुबारक हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक? बारकल्लाह। बताइए कौन सी कैटेगरीज में मेडल्स जीते हैं भाई, ये तो बताएं हमें। जी बिल्कुल, मेरी जो कैटेगरी है वो है -54 किलोग्राम, जो हमारा बॉडी वेट के हिसाब से होता है। तो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हासिल किए अपने पाकिस्तान के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। इससे पहले भी काफ़ी टाइटल्स हासिल कर चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा मीडिया सपोर्ट कर रही है। मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बात पे, तो ये बड़ा अच्छा एक मौका है। हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करते रहेंगे अगर आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला भी आपकी मदद करे। अब मुझे बताइएगा कैसे सफ़र शुरू हुआ, ताइक्वांडो में कैसे आए, कब सोचा कि ताइक्वांडो आपने करना है? सर मैं स्कूल में था जब, काफ़ी 2011 की बात है, तब मैंने स्टार्ट किया था स्कूल से ही। फिर होते होते शौक इतना बड़ा, इतना जुनून आया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने लगा। फिर उसके बाद नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन हुई, नेशनल कैंप में गया, और फिर वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो काफ़ी डिफिकल्ट भी था मेरे लिए, घर से सपोर्ट बहुत कम जैसे हमारे इलाके में होता है। मैं बेसिकली बलुचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो और ये हुआ कि बस। फ्लावर जहीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस साहिबा फ्लावर से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आ रही है हमारी? बहुत बहुत मुबारक। जी, वालेकुम सलाम। फ्लावर, हमने ये सुना है कि आपने 14 मेडल जीत चुकी हैं आप अब तक, तो अब तक के सबसे मुश्किल मुकाबले कौन से थे, और अभी रिसेंटली आपने कौन सा मुकाबला जीता है? ये जो मैंने 14 गोल्ड मेडल जीते हैं वो मैंने नेशनल लेवल पे विन किए थे, लेकिन मेरा हमेशा से एम था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल ले सकूं। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और मैंने रिसेंटली और भी इवेंट्स करे थे इंटरनेशनल इवेंट पे। तो ये मेरा फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल था इंटरनेशनल लेवल पे आफ्टर सो मेनी हार्ड वर्क। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा तो मेरा ब्रॉन्ज था, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई एम एमिंग फॉर गोल्ड। ओहो, क्या बात है। कब स्टार्ट किया ये सफर भाई आपने? मैंने 12 साल की एज से स्टार्ट किया, और 10 साल हो गया मुझे ये करते हुए अपनी गेम। तो अब बहुत टाइम हो गया इस गेम के अंदर मुझे, और अब मेरे लिए लाइक यू नो वो टाइम था कि अब मैं बगैर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किए और मेडल लिए बगैर रह नहीं सकती थी। तो मैं इसलिए डबल से ट्रिपल एफर्ट पुट कर रही हूँ
ताकि मेरा और टाइम वेस्ट ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकूँ इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा फ्लावर, ऐसे में हम देखते हैं कि ताइक्वांडो में बड़ा मुश्किल होता है ट्रेन करना भी, अपने आप को फिट रखना भी, फिर आपने वेट के अंडर भी रहना होता है, आपने कंपटीशंस भी ज़ाहिर करने होते हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। ऐसे में इंजरीज भी हो जाती हैं, आपको भी कभी कोई इंजरी हुई? जी 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 इंजरीज होती हैं, और वेट आपने बोला जैसे वेट कैटेगरी के लिए खेलना होता है, यहाँ वेट गेन लूज करना होता है। जहाँ सबने वेट लूज करना होता है, मेरे लिए मसला होता है कि मैंने वेट गेन करना होता है, कि मेरा वेट गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो आप तो फिर खुल के खाती होंगी? खुल के खाती हूँ, मैं बहुत खुल के खाती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है। और इंजरीज वगैरह होती हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिकवरी के बारे में भी बताया जाता है, तो बहुत सारा हो जाता है, मतलब कि करते हैं हम उसको, रिकवर करते हैं, उसकी नॉलेज हमें दी जाती है, तो इट्स नॉट दैट बैड। बिल्कुल। तो शाहजेब आप भी बताइएगा, आप जो अपने आप को फिट रखना है और जैसे कि हम वेट की बात कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या फ्लावर की तरह खुल के खाना पड़ता है या बहुत लिमिटेड खाते हैं? आपका डाइट प्लान क्या होता है? खाते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं जैसे कि हमारा जो इवेंट करीब होता है, जैसे कि हम खेलने जाते हैं, तो कुछ महीना या 2 महीने पहले हम अपनी डाइटिंग जो ना प्लान बनाते हैं, अपने डाइट प्लान बनाते हैं। तो जिस कैटेगरी में जैसे मुझे खेलना है -54, तो वो जो है ना मैं पिछले 7 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। तो 59 पे भी चला जाते वेट, जब इवेंट आते तो फिर मैं अपना वेट कंट्रोल करता हूँ, नीचे लाता हूँ। तो ट्रेनिंग में और खाने पीने की बात है, जैसे कुछ चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना होता है, जैसे सामने मीठा पड़ा है, गुलाब जामुन पड़े या कोई ऐसी आइसक्रीम पड़ी है, तो आपने जो ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने रूम चले जाना, बस ठीक है भाई वेट के बाद फिर मैं एंजॉय करूंगा। तो ये चल रहा है, छोड़ के चले क्योंकि हम लोग ताइक्वांडो नहीं करते इसलिए हम तो खैर खा लेते हैं, लेकिन ये कि आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है मेंटेन करना कि आप गुलाब जामुन जैसी चीज़ अवॉइड करें कि आपने नहीं खाना, आपने आइसक्रीम नहीं खानी, आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी, ओरियो भी नहीं खाने। मेरा कसूर नहीं, मैंने ताइक्वांडो खेलने जा रही हूं, वो खेलने जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, आप मेरे हम नाम भी हैं और जितने भी शाहजेब होते हैं ना, ये मुल्क का नाम रोशन जरूर करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे यहाँ पर शाहजेब ये जरूर बताइएगा कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह आपकी कंपटीशन मुख्तलिफ देख रहे हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं और कौन से कंपटीशन अपकमिंग हैं आपके? जी सर, मैं बिल्कुल आपको बताते चलूँ, मेरी जो रैंकिंग है इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग वो है 15, और मेरी मेहनत इसी चीज़ के लिए कि मैं इंशाल्लाह जो ओलंपिक्स है, जो टॉप 10 में आते हैं, टॉप 15 में जो ओलंपिक्स रैंकिंग होती है हमारी वेट कैटेगरी, तो उसमें जो आते हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर जाते हैं। क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी होते हैं हमारे एशियन, तो पहले तो मेरे उसके लिए जो है एक टारगेट बना हुआ है इंशाल्लाह, और आगे हमारे पाकिस्तान में ही G2 ओपन, एशिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप होने जा रही है एक, वो भी बड़ी अच्छी है हमारे लिए, जो है ना एक अपॉर्चुनिटी है रैंकिंग पॉइंट्स हासिल करने के। जैसे कि मैंने इस इवेंट पे गोल्ड लिया तो मुझे इसके 20 पॉइंट्स मिलेंगे रैंकिंग के, तो ये एक मेरा एक है। और फेडरेशन भी सपोर्ट कर रही है, मेरा डिपार्ट जो कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक रखता हूँ, तो वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा, अल्लाह ने चाहा। राइट अच्छा फ्लावर, ये बताइए कि लड़कियों के हवाले से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना उनको इस तरह के स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, वो नाजुक होती हैं, उनका हाथ हड्डी वड्डी कोई ना टूट जाए, कोई मिसप्लेस ना हो जाए, तो क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए, और जो लड़कियां आना चाहती हैं उन लोगों के लिए क्या कहोगी? जी, लड़कियों को मेंटली इस तरह प्रिपेयर किया जाता है कि वो बहुत नाजुक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि वो नाजुक है तो उन्हें डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स करना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिफेंस सीखें। और जो इस टाइम हमारी सोसाइटी में हालात चल रहे हैं तो सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं हर लड़की को बोलूंगी कि उसको लाजमी सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई लड़की आना चाहे तो कैसे आ सकती हैं, मुझे बताओ। अगर वो उन्होंने भी कोई तैयारी करनी हो, समझती हो कि वो स्कूल लेवल पे अब तक कर रही थी और उन्हें प्रोफेशनल लेवल पर या अपने पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर आना हो, तो वो क्या कर सकती हैं, बताओ। उन्हें बेसिकली उन्हें सबसे पहले तो, अब तो इतना डिजिटल जमाना है तो गूगल पे सर्च कर सकती हैं कि कहाँ पे मार्शल आर्ट स्कूल हैं या फिर क्लब्स हैं जहाँ पे सिखाया जा रहा है टाइक्वांडो। यहाँ डिफरेंट मार्शल आर्ट्स, टाइक्वांडो नहीं, कराटे एक्सेट्रा, बहुत किस्म के मार्शल आर्ट्स होते हैं, तो सर्च करें, उन्हें वहाँ पे मिल जाएगा। स्टार्ट करना पड़ता है, ये 2 दिन की बात नहीं होती। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अभी वो स्टार्ट करें और अगले 2 दिन में रिजल्ट मिल जाए। हालांकि एक बच्चा 16 साल स्टडी करता है और उसको जॉब नहीं मिलती, तो
हर चीज बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए होती है। तो स्पोर्ट्स में भी बहुत साल लगते हैं कोई चीज को सीखने में, उसको प्रेजेंट करने में। बिल्कुल कंसिस्टेंसी चाहिए, फिर आपकी ट्रेनिंग है। अच्छा, ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, शाजिब आप मुझे बताइएगा ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, किस तरीके से आप ट्रेन करते हैं और कब से ट्रेन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जैसे कि नेशनल कैंप की मैं बात करूं आपसे, तो हम जो ना दिन में 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं डिफरेंट टाइम पे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर के टाइम पे और 2 घंटे फिर इवनिंग सेशन जो होता है हमारा। तो इस तरह से डिवाइड 2-2 घंटे करके, तो ये काफ़ी टफ भी होती है। और जब इवेंट करीब आ रहा होता है, कोई कंपटीशन आ रहा होता है, तो उस हिसाब से फिर हमारा ट्रेनिंग टाइम बढ़ जाता है। और फिर ये आप जो ना वेट भी लूज कर रहे होते हो, तो चिड़चिड़े भी हो जाते हो, हर चीज़ देख के आपको चलना होता है साथ। लेकिन ये होता है कि बाद में जब आपकी मेहनत आपके पास साथ होती है, तो अल्लाह पाक आपको इस तरह इज्जत भी देते हैं फिर। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। और बाकी इस तरह के आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ज़हीर ने एक बात कही ना कि वो शाहजेब ने एक बात कही ना कि मैंने अपने पाकिस्तान के लिए, मुझे इतना अच्छा लगा उसका जुमला कि मैंने अपने पाकिस्तान के लिए जो है वो किया। तो बस यही वाली बात है कि इस तरीके से आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो वो बताएं कि अब आप लोग अगले जो आप लोगों के लिए टारगेट्स और गोल्स है ना, वो कौन कौन से हैं, बस हमें वो बताएं ताकि हम दुआएं करें अब आपके लिए। जी ये सवाल मुझसे था, फ्लावर से था। शाहजेब आपसे 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 जी 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 मैं बिल्कुल आपको बताऊं, जो नेक्स्ट गोल है मेरा, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ओलंपिक्स भी है, अल्लाह ने चाहा तो। मेहनत मेरी, बाकी अल्लाह पाक की ज़ात पर सिला देने वाली। और नेक्स्ट जो है एक पाकिस्तान में जो होने जा रही है G2 इवेंट है जो हमारा एशियन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप नवंबर में होगी। फिर उसके बाद हमारी मेक्सिको में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो इंशाल्लाह हम उसमें भी जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। फिर वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स है, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सॉरी, चैंपियनशिप है सीजन इंशाल्लाह। तो मेहनत है, बाकी क्या प्लान्स हैं, क्या आपके टारगेट्स हैं? मैं तीन इवेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, साउथ एशियन गेम्स के लिए और एशियन गेम्स के लिए। तो उसी के लिए मैंने जा रही है अभी तक। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट आप सब लोगों के लिए, बहुत सारी दुआएं, जाए पाकिस्तान का नाम रोशन करें और ऐसे ही हमें जो है फख्र से हमारा सर जो है वो बुलंद करते रहें। ये बहुत सारी दुआएं और तमाम लोगों को एक बार फिर यकम रबी अव्वल और ये माह मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी बरकतें समेटने का, मिलाद की महफिलें सजाने का अल्लाह पाक जो है वो आप लोगों को तौफीक भी अता करे और कबूल भी करे। शाहजेब और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत, होती है आपसे कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।